हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा गुप्ता और आ गए हैं आपके नए क्वेश्चन की तरफ से। और आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जान लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा अमिटमेंट को डील करता है और अमिटमेंट हमारा संशोधन कहलाता है। और संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, वो मैं अपने खुद के नोट से और प्लस आपको इस बुक से कंप्लीट कराऊँगी। और आप जान लीजिएगा ये क्वेश्चन आपका आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का आने वाला क्वेश्चन है। और जो भी देखिएगा, सेमेस्टर ही नहीं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चंस है आपका पीसीएस जे जो है बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स पीसीएस जे की सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं और आंसर राइटिंग हमसे यहाँ से ले सकते हैं। और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 9368745520 पर जुड़ करके हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। निश्चित यहाँ से उनकी हेल्प की जाएगी। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। और भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रणाली को समझाइएगा और मौलिक अधिकार व मूल ढांचे पर प्रभाव डालने वाले संशोधन किस प्रकार पारित किए जाते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई संशोधन की दृष्टि से इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं जिन्हें इन्हें बांटा गया है। 368 पे वैसे बेसिकली अगर हमारे संविधान में आप संशोधन करेंगे, और देखिएगा मुझे पता है कुछ बच्चों को संशोधन का मतलब भी नहीं पता होगा। संशोधन मतलब होता है किसी भी हमारा संविधान जो है उसमें अमेंडमेंट करना, उसमें चीज़ें जोड़ना, घटाना, ठीक है, सही रूप से लगाना, ये सब अमेंडमेंट करा जाता है। तो उसे हमारा 368 जो कि पार्ट भारतीय संविधान के पार्ट 20 में आता है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं? भारतीय संविधान के 22 पार्ट हैं। एट प्रेजेंट कितने पार्ट हैं? तो एट प्रेजेंट 25 पार्ट हैं। देखिएगा कह रहा है 368 के अंतर्गत आता है। तो 368 को हमें बेसिकली आर्टिकल 368 को हमें डील करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है संशोधन, अगर संशोधन का अगर आपको ये आर्टिकल माने तो आप क्या लिखेंगे? 368 संशोधन बताता है, इसमें ही संशोधन किया जाता है। और ये इसमें 3 पार्ट हैं। संशोधन किस किस तरीके से हो सकता है? तो कह रहे हैं 3 तरीके से हो सकता है। पहला आप ले लीजिएगा साधारण बहुमत से। कैसे? साधारण बहुमत से। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से। किसके कारण? विशेष बहुमत से। और देखिएगा साधारण, विशेष, और हमारा तीसरा कहता है कि कैसे बहुमत से, तो कह रहा है विशेष बहुमत और आधा राज्यों के समर्थन से। एक तो आप विशेष बहुमत लेंगे और दूसरा इसमें क्या करेंगे? राज्यों का समर्थन लेंगे। आप ये सब चार्ट बना लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बताऊं कि आपका जो सेमेस्टर या फिर पीसीएस जे में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो ये आपके मैप जो हैं आपको नंबर दिला कर जाते हैं। देखिएगा 368 का जो संशोधन होता है बेसिकली 3 तरीके से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आपका विशेष बहुमत प्लस राज्यों का। तो हम जान लेते हैं अपना पहला साधारण बहुमत हमारा क्या कहलाता है। चलिए चलते हैं हम अपनी साधारण बहुमत की ओर। देखिएगा साधारण बहुमत से होने वाले उपवन इस वर्ग में अनुच्छेद 2, 3, 4, 189 और 143, ठीक है, ये कह रहे हैं ये आते हैं। इसमें संसद द्वारा साधारण बहुमत में से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। भाई आपने देखा है 2 में क्या आता है? 2 कहता है कि भारतीय राज्य के जो क्षेत्र हैं हम उसे किसी को नहीं देंगे, लेकिन और आगे मतलब और स्टेट और देश के क्षेत्र हम मिला लेंगे, जैसे सिक्किम भारत में जुड़ा, गोवा भारत में जुड़ा, है ना, इस तरह का। और भाई 3 सेक्शन हमारा आर्टिकल ये कहता है कि हम जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सीमा बढ़ा सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 ये कहता है बेसिकली कि भाई जो में अमेंडमेंट होगा तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा, तो इसे साधारण बहुमत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। कहा गया है किसी भी विधेयक के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने तथा उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर संविधान के उक्त अनुच्छेद में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। आ जाएगा विशेष बहुमत से पारित होने वाले संशोधन, विशेष बहुमत से आ जाइएगा। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड वाला जो था हमारा विशेष बहुमत से।
है ना। फर्स्ट हमने साधारण बहुमत पढ़ लिया, जिसमें 2, 3, 4, 189 और 243 हमारे आर्टिकल डील करते हैं। और विशेष बहुमत से संशोधन में होने वाले उपबंध कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, ये कह रहा है इस वर्ग का संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्य के 2/3 मतों से उस विधेयक को पारित कर देता है, तो उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। देखिएगा, ये कह रहा है कि संसद में यदि जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, मैं कह रही हूँ संसद में आपका कितने भी लोग बैठे हैं, उसके 2/3 लोग क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, अमेंडमेंट को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। माना लोकसभा के 2/3 जितने वहाँ संसद में इस टाइम उपस्थित हैं, 2/3 लोगों ने साइन कर लिया अमेंडमेंट के लिए, तो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। और दूसरा सदन हमारा कौन सा होगा, दूसरा सदन होगा हमारा राज्यसभा। और सब लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा लोकसभा का आर्टिकल कौन सा और राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा। चलिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर 2/3 लोग जो है, 2/3 लोग जो है इस पर साइन कर देते हैं, तो क्या कर देता है, दूसरे सदन में भेज देता है। और दूसरे सदन में पारित होने पर क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा, तो राष्ट्रपति द्वारा साइन किए जाने पर ये एक आपका बिल बन जाता है या वो संशोधन पूरा मान लिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वे संविधान का संशोधन अंग हो जाता है। इस वर्ग में वे सभी उपबंध आते हैं जो वर्ग 1 और 3 में शामिल नहीं हैं। देखिएगा, 1 और 3 में शामिल क्या नहीं है, वर्ग 1 में ए में बताया गया था क्या कि भैया आपका ऑर्डिनरी, ठीक है। दूसरे में बताया गया था कौन सा वर्ग, तीसरा हमने विशेष आपको बताया था, विशेष मेजॉरिटी से पास होता है। तो विशेष मेजॉरिटी कौन सी हो गई, तो 2/3 जो हो गई हमारी विशेष मेजॉरिटी हो गई, विशेष बहुमत हो गया। आ जाइएगा, हम पढ़ लेते हैं अपना तीसरा। और तीसरा कह रहा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधित होने पर उपबंध। देखिए क्या कह रहा है, हमने आपको 3 बताया था, 3 तरह से हमारा अमेंडमेंट लागू हो सकता है। एक तो विशेष मेजॉरिटी से, एक साधारण मेजॉरिटी से और एक विशेष बहुमत से और आधा राज्यों के अनुसमर्थन से। कह रहा है एक तो आप स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए तो राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में खुद में बैठ करके अमेंडमेंट कर दिया, स्टेट भी बताएंगे कि इस पर अमेंडमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वर्ग में निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं, अब वो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सा। जैसे कि देखिएगा, ये बता रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 और 55 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब इलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो ये इस पर अगर संशोधन होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी से, और फिर कैसे, और राष्ट्रों के अनुसमर्थन से। संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, आपका कह रहा है यूनियन में और स्टेट में अगर कार्यपालिका की शक्ति बढ़ रही है तो किसकी संशोधन हो रहा है इसमें, तो किसके अमेंडमेंट लगेगा, तो कह रहा है भाई दोनों का लगेगा। फिर विशेष मेजॉरिटी भी लगेगी, स्पेशल मेजॉरिटी भी, और साथ में कौन सा आपका, तो कह रहा है स्टेट की भी सहमति मांगी जाएगी। संघ व राज्य न्यायपालिका की, कह रहा है कि संघ की भी, है ना, संघ की भी ज़रूरत पड़ेगी, और राज्य न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट की भी, दोनों की आवश्यकता होगी। और देखिएगा अनुच्छेद 1 हमारा राज्य न्यायपालिका एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों की आवश्यकता होगी। और 143 में 124 में सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया है। आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, कहता है कि संघ और राज्य के विधायी शक्तियों का बंटवारा। आपको क्या मैंने ये पढ़ाया था, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा हमने बताया था 3 तरह से बंटवारा किया गया है। पहला विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, दूसरा किसका बंटवारा, प्रशासनिक संबंधों का बंटवारा किया गया है, और चौथा किसका बंटवारा किया गया है, वित्त का बंटवारा किया गया है। तो कह रहा है जो विधायी संबंधियों का शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व पर ही किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। जब तक राज्य नहीं चाहेगा तब तक बंटवारा नहीं हो सकता। और 7वीं अनुसूची में शेड्यूल की बात की गई है। अगेन वही क्वेश्चन, 7वीं सूची में शेड्यूल, और शेड्यूल डील करता है 3 अनुसूचियों से, 3 संघ, राज्य और समवर्ती, ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची से। क्लियर है, आ जाइएगा।
इन उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदनों का बहुमत, कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना जरूरी है। देखिएगा, जो हमने ये 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये 6 सब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, कम से कम 50% क्या होना चाहिए, वोटिंग्स होनी चाहिए, 2/3 तो वोट होने चाहिए, और 50% राज्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। पार्लियामेंट में अगर संसद में अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघ और राज्यपालिका कार्यपालिका का विस्तार कर रहे हो, या न्यायपालिका के संघ में विस्तार कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, अमेंडमेंट कर रहे हैं इन सब 6 बारों में, तो कह रहे हैं इन दोनों का समर्थन चाहिए होगा, स्टेट का भी और आपका किसका, स्पेशल मेजॉरिटी का भी। तो संसद में 2/3 लोग क्या करें, साइन करें उस मेजॉरिटी पर, और वैसे 50 लोग। ठीक है, क्लियर है, 50% की बात की गई है। आ जाएगा अनुच्छेद 368 के उपबंध में तीसरे वर्ग में संविधान के तीसरे वर्ग में संविधान के वे प्रावधान आते हैं जिनमें संशोधन के लिए कोई संसद विशेष बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल बहुमत उपस्थित बहुमत से लगभग 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए। देखिएगा, 368 वही बात कह रहा है कि भैया जो संसद में लोग बैठे हैं उस टाइम, ऐसा नहीं है संसद की पूरी काउंटिंग नहीं होगी, जो आए हैं, मानो संसद में आज 100 लोग आए हैं, तो 100 लोग के क्या 2/3 लोग साइन कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, वो बहुमत माना जाएगा। आइएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रणाली के बारे में बात कर रहा है, तो 368 ही बात कर रहा है, कह रहा है कि जो संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रणाली किसके पास है, आर्टिकल 368 के पास है, और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है तथा संशोधन की निम्नलिखित प्रक्रिया पर निर्धारित है। जैसे कि क्या प्रक्रिया है, पहला कह रहा है संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस आशय का एक विधेयक बिल पेश करके किया जा सकता है। भाई देखिएगा, बेसिकली वही बात बार बार घुमा करके की गई है कि संशोधन कैसे होगा, पार्लियामेंट में तो कह रहे हैं बिल पेश होगा। अब जैसे कि आप आया है 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, तो इस पर क्या करा गया था, बिल बनाया गया था, बिल पास हुआ था, कहाँ पास हुआ था, सबका संशोधन करके बिल पास किया गया था, है ना। ऐसे ही दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि यदि संशोधन उक्त वर्णित वर्ग 2 और वर्ग 2 में क्या था, विशेष बहुमत था और उपबंध में किया जाता है, तो ऐसा विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल संख्या सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा वर्तमान तथा मतदान देने के 2/3 वही बात इनने दोबारा कही है कि भैया संसद में जितने भी लोग बैठे होंगे उसके कितने लोग देंगे, 2/3 लोग क्या करेंगे, वोटिंग्स करेंगे विशेष बहुमत में। जैसे विशेष बहुमत आ जाए 2/3 शब्द याद रख लेना। और भाई कह रहा है, आइएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, कह रहा है मूल ढांचा एवं मूल अधिकारों का संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो हम पढ़ लेते हैं। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट और 1643 में ये निर्धारित किया था कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकता। भाई देखिएगा, गोलकनाथ के केस में कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, FR फंडामेंटल राइट में क्या कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये बात ध्यान रख लीजिएगा, किन में नहीं कर सकते, गोलकनाथ के केस में ये बात कही गई थी। और भैया पुनः अनुच्छेद 23वें संविधान संशोधन में क्या डाल दिया गया कि अब अनुच्छेद 368 के 3 में उपबंधित किया गया है कि 13 का कोई भी अंश उपबंध के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है भैया अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा तो 13 का अनुबंध लागू नहीं होगा। आ जाइएगा, इसके बाद देखिएगा, कह रहे हैं कि हाँ, प्रस्तुत बाद में न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन को संविधान में संशोधन करने के लिए काफ़ी विस्तृत शक्ति प्राप्त है, किंतु फिर भी वे सीमित है। संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता जिसमें संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाए। ठीक है, संशोधन अब देखिएगा मूलभूत ढांचा कौन कौन सा है, संविधान की सर्वोच्चता, ये आप नष्ट नहीं कर सकते। आप संविधान में संशोधन करके ये नहीं डाल सकते कि क्या कहते हैं संविधान पहले नहीं है, पहले सुप्रीम कोर्ट है या आपके वो हैं जज साहब हैं,
ऐसा नहीं हो सकता। संविधान ही सब सर्वोपरि होगा। सरकार का गणतंत्र स्वरूप, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब देखिए कह रहे हैं भारत स्वयं में गणतंत्र, मतलब खुद वोट दिलवाने के लिए स्वतंत्र है। तो आप ऐसा नहीं डाल सकते कि संविधान में ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि भैया अब जो राजा बना है वो अब वही आपका पीएम बनता रहेगा, ऐसा कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं डाल सकते। देश की संप्रभुता, ठीक है, देश में खुद के निर्णय लेने के लिए शक्ति को ख़त्म नहीं कर सकते। संविधान की धर्मनिरपेक्षता और संघात्मकवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। और संघात्मक आपको फेडरलिटी मैंने बताया था क्या होता है कि फेडरलिटी मतलब संघ, राज्य केंद्र और प्लस 28 राज्य मिलकर संघात्मक राज्य बनाते हैं, ठीक है। संविधान की आप धर्मनिरपेक्षता सेकुलर सिस्टम को नहीं ख़त्म कर सकते अमेंडमेंट ला करके। विधानमंडल कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा है तो उसे नहीं ख़त्म कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि जजिस के साथ आपने विधायकों को बैठाना शुरू कर दिया, दोनों अलग हैं तो उन्हें अलग ही आप अमेंडमेंट करके नहीं डाल सकते। व्यक्ति की गरिमा को नहीं भंग कर सकते, ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आज से कोई कि किसी की डिग्निटी को कोई कुछ करा तो इस पे आगे कोई उपचार नहीं मिलेगा, तो ये सब डिग्निटी वाले क्वेश्चन है, इन पर नहीं, ये अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता 368 का। और भैया का है वर्णित विभिन्न मूल अधिकारों द्वारा निश्चित की गई है कि देश की एकता और अखंडता को भी आप बदल नहीं सकते 368 के कारण। 368 में बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप संविधान में संशोधन कर रहे थे। और संशोधन करके आप क्या ला रहे थे, संशोधन करके आप संविधान में परिवर्तन कर रहे थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है हमारा, 1975 का केस है। इसमें कहा गया था कि मूलभूत ढांचे के सिद्धांतों को प्रदान की गई है। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। विधि का शासन, आप विधि लॉ जो होगा वो ही सबसे ऊपर होगा। विधि के समक्ष समानता, विधि के सामने सब समान होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विधायक जी या फिर आपके गवर्नर जी जो भी आ जाए सब लॉ के सामने समान है। और स्वतंत्र और उचित चुनाव जोड़ दिए गए थे इसमें। और देखिएगा 42वां संविधान संशोधन पढ़िएगा। 42वां संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद, ठीक है। अगर हम दोनों में से किसकी सुप्रीमेंसी मानेंगे, किसको बड़ा मानेंगे, तो संविधान बड़ा होगा। संसद को भी संविधान के द्वारा ही चलना पड़ेगा। और ये हमारा किस में कहा गया था, 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था। और आज ये निष्कर्ष हम इसका पढ़ लेते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि संविधान ने संसद को संशोधन करने की सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई है तथा संसद संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकता। वे किसी भी अवस्था में संविधान के मूल ढांचे को संशोधन द्वारा नष्ट नहीं कर सकता। देखिएगा ये था हमारा क्वेश्चन। क्या अब हम इसे क्विक वे में और जान देखिएगा संविधान में संशोधन की कहाँ कैसे कैसे, ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए पेज बना दिया है। आप जाते जाते एग्ज़ाम देते ये स्कोप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिएगा 3 तरह से संशोधन हो रहे थे, विशेष बहुमत से, ठीक है, एक था साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और तीसरा कौन सा था आपका सामान्य थे। तो देखिएगा सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत आता है। तो इसमें सेक्शन कौन कौन से आते हैं आपके, आर्टिकल 4, 169 और 239A, ठीक है। विशेष बहुमत संपूर्ण सदस्यों के बहुमत से उपस्थित जितने भी इस पार्लियामेंट में उपस्थित होंगे उसके 2/3 से, ठीक है। और विशेष बहुमत राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन करते हैं, ठीक है। जिससे राष्ट्रपति को नहीं ख़त्म कर सकते, संघीय ढांचा नहीं ख़त्म कर सकते, 7वीं अनुसूची को नहीं ख़त्म कर सकते, और संसद में राज्य प्रतिनिधित्व को नहीं ख़त्म कर सकता, ठीक है। आज ये केशवानंद भारती का केस है और इसमें आधारभूत ढांचे का शक्ति को आप क्या नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। केशवानंद भारती के केस में न्यायमूर्ति सीकरी के अनुसार ये सब देखिए पार्ट दिए गए थे। क्या संविधान की सर्वोच्चता है उसे नहीं ख़त्म करेंगे, सरकार की गणतंत्र रूप नहीं ख़त्म करेंगे, संविधान का संघात्मकवाद नहीं ख़त्म करेंगे, और विधायिका नहीं ख़त्म करेंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका का आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और शक्ति की गरिमा को नहीं ख़त्म कर सकते, और व्यक्ति की एकता और अखंडता को आप क्या नहीं कर सकते, 368 के अंतर्गत आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। और देखिएगा संविधान का 42वां संशोधन केशवानंद भारती के प्रभाव को क्या कर सकता है, ख़त्म करने के लिए संसद द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित किया गया है। आ जाइए न्यायमूर्ति हेगड़े व मुखर्जी ने देश की लोकतंत्रात्मक प्रणाली इसे कहा है 368 को, और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को आप ख़त्म नहीं कर सकते, कल्याणकारी राज्य की स्थापना को नहीं ख़त्म कर सकते। और ये हमारा श्रीमती इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनारायण का इस पर केस है। इसमें कहा गया था
कि भैया विधि का शासन रहेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन रहेगा और लोकतंत्र रहेगा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस आपका भारत संघ का केस है 1980 का। इसमें 42वें संविधान जोड़ा गया था और 368 के 4 और 5 को असंवैधानिक बनाया गया था। संसद की संविधान संशोधन शक्ति, फंडामेंटल राइट और नीति देखिए डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का सामंजस्य है। मतलब इसमें आप सिर्फ कर सकते हैं अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर मत हिलाइए। और न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में विधि के समक्ष समानता की बात की गई थी कि लॉ के सामने सब समान है, तो इसे आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते 368 में। और RA कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का केस था, उसमें कहा गया था कि नवी अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है। देखिए ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो और आप इस वीडियो को एक बार और समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कॉल कीजिएगा, हम उसे तत्काल रूप से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।